दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मामला लीगल है वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक फेमस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है परपटगंज का, जहाँ के सारे वकील और जज सिर्फ जुगाड़ पर ही चलते हैं और एक बार जो यहाँ इनके चक्कर में पड़ गया उसका यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। इसके बाद हमें कोर्ट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग कटघरे को लेकर आते हैं और फिर वहाँ जज साहब लॉयर पीपी को मुकदमा शुरू करने के लिए कहते हैं। अब हमें केस के बारे में पता चलता है कि एक लड़के को 5 लोगों ने लूटा है। यहाँ पीपी उस विक्टिम का केस ही लड़ रहा था, जिस पर वो लड़का उन लोगों को पहचान लेता है कि इन्होंने मुझे लूटा है। तभी वहाँ पर वीडी त्यागी नाम का फेमस वकील आता है जो कि उन 5 की तरफ से था और वो आकर ऐसी ऐसी दलीलें मारता है जिससे पीपी चुप हो जाता है। इसके बाद त्यागी कहता है कि पुलिस ने जानबूझकर मेरे क्लाइंट पर गलत धाराएं लगाई हैं, क्योंकि 5 लोग मिलकर लूट नहीं करते बल्कि डकैती करते हैं और पुलिस ने इसमें लूट दिखाई है जो कि गलत है, और वो धाराएं बदलवाने को कहकर उन 5 को तब तक के लिए बेल दिलवा देता है और फिर सब खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन त्यागी के अंदाज से हमें समझ आता है कि वो केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक महंगी कार से कोई आता है और वहाँ सारे वकील उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इस क्लाइंट को तो मैं ही हैंडल करूंगा, पर उन्हें पता चलता है कि इसमें क्लाइंट नहीं बल्कि एक नई एडवोकेट आई है जिसका नाम अनन्या होता है, लेकिन उसे सब एनी कहकर बुलाते हैं। अब एनी वहाँ से सीधा एडमिन डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ रास्ते में बैठे लोगों को हड़का देती है क्योंकि वो लोग डिसेबल लोगों की जगह पर बैठे थे। फिर एनी को एडमिन डिपार्टमेंट में विश्वास पांडे मिलता है और वह कोर्ट मैनेजर है। यहाँ एनी की बातों से पता चलता है कि वो यहाँ हार्वर्ड से पढ़ के प्रैक्टिस करने आई है, साथ ही वो पहले से अमीर है इसलिए उसे पैसों से फर्क नहीं पड़ता। तब विश्वास पूछता है कि आपने किस लॉयर को ज्वाइन किया है। इस पर एनी कहते हैं कि मैं अकेले ही प्रैक्टिस करूंगी और अपना चैम्बर खोलूंगी, जिस पर विश्वास उसे चैम्बर के लिए फॉर्म देता है और कहता है कि जो यहाँ के फेमस वकील त्यागी जी है ना, वही यहाँ का चैम्बर अलॉट करते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। पर फिलहाल के लिए एनी को बिना चैम्बर के बैठना था और विश्वास उसे जगह दिखाने चल देता है। फिर हम सुजाता नाम की वकील को देखते हैं जो कि एक आदमी से केस की बात कर रही थी और वो आदमी बताता है कि मुझे मेरी बीबी से तलाक चाहिए क्योंकि सुहागरात के समय वो बिल्कुल भी नहीं शर्माई, जिस पर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तब सुजाता के साथ वाला वकील कहता है कि ये केस तो सुजाता ही लड़ सकती है क्योंकि उसका कोई मुकाबला नहीं है, और वो आदमी इसके लिए मान जाता है। फिर सुजाता सीधा उसे एक चैम्बर वाले वकील बगई के पास ले जाती है और उसे भी सेम ये डायलॉग मारती है कि ये केस तो बगई ही लड़ सकते हैं क्योंकि उनका मुकाबला नहीं है। और यहाँ में समझ आता है कि सुजाता और उसका साथी केस नहीं लड़ते, वो तो बस ऐसे क्लाइंट पकड़ पकड़ कर चैम्बर वाले वकीलों को देते हैं और इन्हें कमीशन मिल जाती है। हालांकि सुजाता का सपना है उसका खुद का चैम्बर हो और वो भी बड़े बड़े केस लड़े। इधर हम त्यागी को देखते हैं जो ऑफिस में अपने दोस्त मिंटू के साथ बैठा था और यहाँ पता चलता है कि त्यागी यहाँ का बार प्रेसिडेंट है। तब मिंटू से कहता है कि सब अच्छा तो चल रहा है तो तुझे इलेक्शन क्यों लड़ने हैं, जिस पर त्यागी कहता है कि मुझे यहाँ के सारे इलेक्शन जीतने हैं जिसके बाद मैं अटॉर्नी जनरल बन जाऊंगा। इसके लिए इन्हें सबसे पहले दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना होगा और ये उस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तब मिंटू किसी महेंद्र फोरे के बारे में बताता है जो त्यागी की तरह ही जिरमिल कोर्ट का फेमस वकील है और महेंद्र ने अपने कैंडिडेट का नाम इलेक्शन से वापस ले लिया है, इसलिए मिंटू का मानना था कि ये अच्छा मौका है इलेक्शन जीतने का। तभी हम मुंशी जी को देखते हैं जिनकी हर कोई इज्जत करता है और त्यागी उनकी बातों को भी मानता है। यहाँ त्यागी ने 2 इंटर्न भी रखे हुए थे जिन्हें वो लॉ एंड ऑर्डर कहकर बुलाता है। फिर त्यागी कहता है कि इलेक्शन जीतने के लिए हमें किसी बड़े आदमी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा और वो है सुप्रीम कोर्ट का जज जेबी वाडिया, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि रिकमेंडेशन लाएगा कैसे। इसके बाद हम मुंशी जी को देखते हैं जिनके पास सुजाता आती है और कहते कि अभी बगई को 2 लाख रुपए का बकरा देकर आई हूँ जिसके 20,000 कमीशन तो मिलेंगे ही। तब मुंशी जी उससे कहते हैं कि तू केस क्यों नहीं लड़ती, पर वो कहते कि हमें तो कोई फीस भी नहीं देता, पहले मुझे चैम्बर मिल जाए इसके बाद में केस लड़ूंगी। तभी वहाँ पर बगई आता है और वो सुजाता को सिर्फ 2,000 रुपए देता है कि तेरे क्लाइंट ने 20,000 रुपए ही दिए थे, जिस पर सुजाता उदास हो जाती है कि इतना सब कुछ करके बस 2,000 रुपए ही आए। इधर हम त्यागी को देखते हैं जो मिंटू के साथ एक आलीशान होटल में आता है ताकि वो वाडिया से मिलकर उससे रिकमेंडेशन लेटर ले सके, पर वहाँ वाडिया तो उस पर ध्यान ही नहीं देता और वो हाई फाई इंग्लिश में बातें कर रहा था। तब त्यागी सोचता है कोई और तरीका लाना होगा। फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को एक आर्टिकल लिखने के लिए कहता है जो कि वो न्यूज़पेपर में छपवाने वाला था और ये आर्टिकल प्रॉपर हाई फाई इंग्लिश में होना चाहिए, पर लॉ एंड ऑर्डर दोनों को ही ठीक से इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए त्यागी उन्हें खूब सुनाता है। तब मुंशी जी उसे शांत करके कहते हैं कि हम लॉयर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि लॉयर बनने में तो उम्र बीत जाती है। और ये बात जेबी वाडिया के पिताजी ने अपनी किताब में लिखी थी जो कि त्यागी याद कर लेता है, साथ ही सोचने लगता है कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश किससे लिखवाएगा। इसके बाद
बाद हम एनी और विश्वास को देखते हैं, जहाँ विश्वास उसकी डेस्क सुजाता के बगल में लगवा देता है। यहाँ सुजाता पूछती है कितनी अमीर हो तो किसी बड़ी फर्म में चली जाती ना, लेकिन एनी कहती है कि नहीं, मैं तो अपने दादाजी पर गई हूँ, मैं अपनी फर्म खुद बनाना चाहती हूँ और मैं गरीब लोगों के केस लड़ूंगी। जिसे सुनते सुजाता चौंक जाती है कि ये कैसी बातें कर रही हो, पैसे कमाना बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें बताऊंगी कि पैसे कैसे कमाते हैं। पर एनी मना कर देती है। इस बात से सुजाता को काफी गुस्सा आता है और वो विश्वास से एनी की डेस्क हटाने के लिए कहती है कि इसे तो मैं अपने पास कभी नहीं बिठाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनी को कहीं जगह नहीं मिली तो विश्वास ने उसे पार्किंग में बैठा दिया था और एनी यहाँ भी अपना पहला क्लाइंट ही ढूंढ रही थी। तभी उस पे एक आदमी अपना केस लेकर आता है, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रही थी कि मैं केस फ्री में लड़ूंगी। पर जैसे उस आदमी को पता चलता है कि ये केस तो एनी का पहला केस है, वो अपनी फाइल लेकर भाग जाता है। इधर त्यागी टेंशन में बैठा था कि अब आर्टिकल कौन लिखेगा। तब मिंटू कहता है कि तू चिंता मत कर, तू एक जज का बेटा है, कुछ न कुछ तो सोच ही लेगा। अब अपने पापा के बारे में सुनते ही त्यागी चुप हो जाता है और हमें समझ आता है कि त्यागी अपने पापा से किसी बात को लेकर खफा है। अब वो क्या बात है वो आगे पता चलेगी। तभी त्यागी के ऑफिस में एनी गुस्से में आती है और इंग्लिश में अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि मुझे एक जगह तक नहीं मिली और मैं अपने केस कैसे ढूंढूंगी। तब त्यागी का दिमाग चलता है और वो कहता है कि पढ़ी लिखी लगती हो, पहले प्रूफ करके दिखाओ, फिर हम तुम्हारे लिए जगह देखते हैं। और वो उसे वही आर्टिकल लिखने के लिए दे देता है। अब अगले दिन दिखाते हैं जहाँ एनी का लिखा आर्टिकल त्यागी ने अपने नाम से पेपर में छपवा दिया था और उस आर्टिकल को तो वहाँ के लोग ज्यादा समझ भी नहीं पाते, जिससे त्यागी को लगता है कि वाडिया जब पेपर पढ़ेगा तो इम्प्रेस जरूर होगा। तभी सुजाता आकर उससे कहती है कि एनी को मेरे पास बेंच क्यों दी, जिस पर त्यागी कहता है क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हें चैम्बर मिल जाएगा। फिर वो बताता है कि जैसे ही मैं ये इलेक्शन जीतूंगा तुम्हारे पास अपना खुद का चैम्बर होगा और सुजाता खुश हो जाती है। सुजाता को ये भी पता चलता है कि एनी ने आर्टिकल लिखा था, इसलिए उसे जगह मिली है। तब सुजाता वो पेपर लेकर एनी के पास जाती है और एनी उसे देखकर चिढ़ जाती है कि ये तो गलत बात है, मेरा लिखा आर्टिकल अपने नाम से कोई कैसे छपवा सकता है। पर वो कुछ भी कर नहीं पाती। इसके बाद एनी जाकर क्लाइंट ढूंढने लगती है पर उसे अभी भी कोई क्लाइंट नहीं मिलता। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सुजाता के पास आता है और कहता है कि मुझे अपना वकील बदलना है, क्योंकि ये बगई ने तो अब तक 3 लाख रुपए ले लिए पर कुछ काम नहीं किया। ये सुनकर सुजाता उदास हो जाती है कि इसने तो मेरी कमीशन तक पूरी नहीं दी। अब यहाँ त्यागी वाडिया से मिलता है जिसका वो इंतजार ही कर रहा था। तब बातों बातों में त्यागी अपने आर्टिकल के बारे में बताता है और उसके पापा की लाइन उसी पे चेप देता है कि हम तो स्टूडेंट हैं, लॉयर बनने में तो उम्र बीत जाती है। ये सुनकर वाडिया इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ बैठने के लिए इन्वाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि अब त्यागी को वाडिया का रिकमेंडेशन लेटर मिल चुका है। यहाँ एनी को एक क्लाइंट मिलता है, लेकिन उसके दूसरे वकील से उसी क्लाइंट को लेकर बहस हो जाती है और वहाँ सुजाता आकर एनी की तरफ से बोलती है। तब एनी को भी समझ आता है कि ये सुजाता इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है। इसके बाद एनी सुजाता को दीदी कहती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ मिंटू और त्यागी जब जा रहे होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि झिलमिल कोर्ट से महेंद्र ने अपना कैंडिडेट इसलिए निकाला ताकि वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो पाए। और इस न्यूज से इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि महेंद्र और त्यागी दोनों ही बराबरी के लॉयर थे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में त्यागी इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करने जाता है, जहाँ मिंटू ने पहले से ही उसके लिए जुलूस की तैयारी कर रखी थी कि हम राजाओं की तरह नॉमिनेशन भरेंगे। पर त्यागी मना कर देता है कि नहीं, हम जीतने के बाद ही ये सब करेंगे। इसके बाद त्यागी सीधा काजमी के पास जाकर नॉमिनेशन भर देता है और काजमी साहब कहते हैं कि वाडिया का रिकमेंडेशन मिल गया, आपकी मेहनत से लगता है कि आप ही जीतेंगे। इसके बाद हम महेंद्र को देखते हैं जो कि पूरे धूमधाम के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने आता है, जिसे देखकर मिंटू कहता है कि ये तो हम भी कर सकते थे। तब उसे महेंद्र मिलता है और स्टाइल में मिंटू की जेब में 2000 रुपए रख देता है, कहता है शगुन है। इसके बाद यहाँ एनी को सुजाता नोटिस बोर्ड के पास बुलाती है और उसे एक नाड़ा देती है। फिर वह नोटिस बोर्ड से एक लिस्ट दिखाती है जिसमें कई सारे केस थे जो कि आज होने वाले थे। तब एनी कहते कि इन सबके तो पहले से वकील होंगे ना, पर सुजाता कहते कि होते तो हैं पर कई वकील आते ही नहीं, इसलिए तुम्हें बस ऐसे क्लाइंट को पकड़ना है और अपने पहले केस की फाइल इसी नाड़े से बांधना, क्योंकि नाड़ा लकी है। आप क्लाइंट के नंबर लेने के लिए एनी सीधा विश्वास के पास जाने लगती है। इधर हम विश्वास को देखते हैं जो कि एक आदमी पर भड़क रहा होता है क्योंकि नोटिस बोर्ड से लिस्ट ही गायब थी। तभी वहाँ लिस्ट लेकर एनी आती है और विश्वास चुप हो जाता है। फिर एनी कहते कि इस लिस्ट से कोई मंगल धीमा वकील है जो गरीबों के केस लड़ता है और उनके एक साथ 8 केस चल रहे हैं, तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। तब वो विश्वास से मंगल का नंबर मांगती है ताकि वो उससे कोई भी केस ले सके, पर मंगल का नंबर लगता ही नहीं, जिस पर विश्वास कहता है कि कोर्ट आएंगे तब बात कर लेना। इधर त्यागी के ऑफिस में हम देखते हैं कि महेंद्र ने त्यागी की कंप्लेन कर दी थी कि उसने रूल तोड़ा है। असल में किसी भी वकील को अपने नाम की बड़ी प्लेट और उसके साथ अपनी डेजिग्नेशन लिखना मना होता है, इसलिए त्यागी अब सोच में पड़ा था क्योंकि अब इस कंप्लेन से उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल हो सकता है और वो इस साल चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तब त्यागी इन सबको ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है कि मुझे कुछ सोचने दो। इधर एनी मंगल के क्लाइंट से जाकर मिलती है क्योंकि मंगल अभी तक नहीं आया था और यहाँ वो उससे पूरा मैटर पूछती है। तब वो क्लाइंट बताता है कि मंगल तो पिछले 3 साल से केस के लिए नहीं आया है और वो पूरा मैटर ऐसे ही चलता जा रहा है। तब वो आदमी अपनी फाइल एनी को देता है, जिससे एनी को लगता है कि उसका पहला केस मिल गया। इसके बाद एनी सीधा मंगल के एड्रेस पर जाती है और वहाँ हम देखते कि मंगल तो एक सैलून चलाता है और पार्ट टाइम लॉयर है। इसी कारण से वो गरीबों के केस लड़ता
करता था ताकि उसका नाम भी चलता रहे और उसे कोर्ट भी ना जाना पड़े। तब वो मंगल से केस के लिए बात करती है और मंगल उसे काफी सारे केस की फाइल देकर कहता है कि हर गरीब के केस के 20,000 रूपए लगेंगे, जिससे एनी को लगता है कि ये तो गलत है और वो वहाँ से चली जाती है। यह मिंटू और मुंशी जी त्यागी के ऑफिस के बाहर बैठे बातें कर रहे थे कि अब त्यागी क्या करेगा, जिस पर मुंशी जी कहते हैं कि त्यागी इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं है। तभी त्यागी नई आइडिया के साथ बाहर आता है और अपनी टीम के साथ सीधा कमेटी मेंबर्स के पास जाने लगता है। यह एनी सुजाता के पास आती है और बताती है कि वह मंगल धीमा एक नंबर का धोखेबाज है जो किसी की भी मदद नहीं करता और ये उसकी कंप्लेन करने चले जाते हैं। तब वहाँ की मैडम बताते कि मंगल की कंप्लेन या तो कोर्ट कर सकता है या फिर खुद उसका क्लाइंट। आपके हिसाब से हम कंप्लेन नहीं कर सकते, पर विश्वास कहता है कि हमें कानून न बताइए और उसके कहने पर वो मैडम एनी की कंप्लेन लिख लेती है। इसके बाद ये कंप्लेन लेकर तीनों मंगल के ऑफिस आते हैं कि इससे अब तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पर मंगल को तो फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है कि मेरा मसाज का काम अच्छा चल रहा है, जो चाहे वो कर लो। तभी विश्वास को आइडिया आता है कि तेरे सलून में अगर एनी जैसी मॉडल की फोटो लगेगी तो सोच लड़कियों की लाइन लग जाएगी, और वो केस देने के बदले में एनी की फोटो लगवाने की बात करता है। जिस पर मंगल कहता है कि नहीं, पहले मैंने कैटरीना की फोटो लगवाई थी, पर यहाँ की औरतों का टेस्ट अलग है, उन्हें तो सुजाता मैडम जैसी लेडीज पसंद आती हैं। फिर हमें कमेटी मेंबर्स को दिखाते हैं जहाँ त्यागी आता है और कहता है कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है। असल में जो वीडी त्यागी आप लोगों को नाम लग रहा है वो एक लोगो है और केस तो नाम पर बनता है ना कि कंपनी के लोगो पर। तभी पीछे से महेंद्र बोलता है तो प्रेसिडेंट क्यों लिखा है। इस पर त्यागी कहता है कि मैंने इस पर सख्त कार्रवाई की है और मैं पता लगा रहा हूँ कि किसने मेरी फर्म के नाम पर प्रेसिडेंट लिखवाया है। ये कहकर वो बात ही घुमा देता है। इसके बाद त्यागी सीधा कई सारे वकीलों के नाम वाले बोर्ड की फोटो दिखाता है जो कि त्यागी के नेम प्लेट से भी बड़ी थी और कहता है कि अगर मुझे सजा मिली तो इन सबको भी मिलनी चाहिए। जिसके बाद कमेटी त्यागी का नॉमिनेशन कैंसिल नहीं करती और त्यागी महेंद्र की जेब में उसी का 2000 का नोट रखकर कहता है कि इसे तू ही रख, और इससे महेंद्र चिढ़ जाता है। अब इस साइड केस की फाइल लेकर एनी आती है और अपने पहले केस की फाइल उसी नाड़े से बांधती है। फिर जैसे ये लोग उस क्लाइंट के केस को लड़ने जाते हैं तब वहाँ वो क्लाइंट अपना नया वकील लाया था। तब एनी कहते कि मैं मंगल की टीम से हूँ और इन्हें जिताने आई हूँ, पर वकील कहता है कि मंगल की तो किसी ने कंप्लेन की थी, इसलिए उनके तो सारे ही केस अब तुम नहीं लड़ सकती। फिर वो क्लाइंट के केस की फाइल उससे छीन लेता है। तब एनी के हाथ में बस नाड़ा ही बचता है और वो उदास हो जाती है। ये देखकर सुजाता कहते कि तेरे चक्कर में मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, और हम देखते हैं कि सुजाता का पोस्टर मंगल अपने सैलून में लगाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक वकील को देखते हैं जो कि एक बूढ़े कपल को अपने झांसे में ले रहा होता है। ये केस तो लंबा चलेगा और 15,000 रूपए तक लग जाएंगे। तभी ऊपर से खूब सारे पैसे गिरने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक पेड़ पर बंदर एक वकील का बैग लेकर बैठा है और उसी बैग में से पैसे गिर रहे हैं। तब पैसा देखकर सारे लोग वहाँ लूटने आ जाते हैं और उस वकील का सारा पैसा ही सफाचट कर देते हैं, जिसको देखकर वो वकील उस बंदर को ही पिंजरे में कैद कर लेता है। और फिर इस मुद्दे पर कोर्ट के बड़े जज के साथ मीटिंग होती है जहाँ कई सारे वकील कहते हैं कि इस बंदर जैसे 90 बंदर हैं जो हमारा नुकसान करते रहते हैं और जब भी इन्हें जंगल छोड़ कर आओ ये वापस आ जाते हैं। तब वह त्यागी एक सोल्यूशन लेकर आता है जो कि उसने वही चाय वाले शंभू को लंगूर की ड्रेस पहना दी थी, जिसको देखकर वहाँ के एक जज को ये आइडिया काफी पसंद आता है। पर दूसरा जज इसलिए मना कर देता है कि हम ऐसी चीजें कोर्ट में नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तब विश्वास कहता है कि ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बंदरों को भगाने का, क्योंकि वो तो लंगूर से ही डरते हैं। पर जज मना कर देते हैं और चीफ जज कहती है कि कोई और सोल्यूशन ढूंढ कर लाओ। ये सुनते ही त्यागी भड़क जाता है कि हमें इन बंदरों से आजादी चाहिए और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम स्ट्राइक कर देंगे, और स्ट्राइक शुरू हो जाती है। इधर हम एनी को देखते हैं जो आज अपने एक नौकर चंदू के साथ कोर्ट आ रही थी, जिसे उसने अपना पहला क्लाइंट बनाया है। असल में चंदू ने अपना लोन नहीं चुकाया था, जिस कारण बैंक वाले उसकी फसल काटने आ गए थे और उसी को रुकवाने के लिए एनी कोर्ट जा रही थी। तब चंदू को उसकी बीवी का फोन आता है कि बैंक वाले तो फसल काटने आ चुके हैं, आप जल्दी करिए वरना शाम तक पूरी फसल खत्म हो जाएगी। फिर जल्दी से एनी कोर्ट पहुंचती है और पता चलता है कि कोर्ट में तो आज स्ट्राइक है, जिसके कारण उसकी कार तक को अंदर जाने नहीं दिया जाता। यह चीफ जस्टिस बैसला के पास ऊपर से किसी बड़े सर का ऑर्डर आता है कि कैसे भी करके ये स्ट्राइक खत्म करो, और उनके सामने त्यागी खड़ा था। तभी माँ विश्वास अपने दूसरे सॉल्यूशन के साथ आता है शेर की पोटी लेकर और कहता है कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है क्योंकि शेर से बंदर डरते हैं, तो उसकी पोटी देखकर वो वहाँ भटकेंगे भी नहीं। तब बैसला पूछती है कि आई कहाँ से, जिस पर विश्वास कहता है कि दिल्ली से मंगवाई है, बस 300 ग्राम ही मिल पाई, लेकिन चाहिए हमें 30 किलो थी क्योंकि हर जगह ये पोटी पाउच में बांधकर टांगनी पड़ेगी। जिसको सोचकर ही बैसला का मूड खराब हो जाता है और वो कहते कि कोई और सोल्यूशन ढूंढ कर लाओ। इधर एनी अब सुजाता के पास आती है कि मुझे चंदू का केस लड़ना ही होगा, मेरा पहला केस है। पर सुजाता कहते कि मैं चाहकर भी स्ट्राइक तो वापस नहीं दिलवा सकती, और एनी आज जिद करने लगती है कि मैं तो अंदर जाकर रहूंगी। जिस पर सुजाता चंदू को ही एक वैन में बंद करवा देती है कि अब किसका केस लेकर जाओगी। तभी एनी सीधा त्यागी से मिलने जाती है, पर त्यागी वहाँ नहीं था, तो वह मिंटू से ही स्ट्राइक खत्म करने के लिए कहती है, पर मिंटू भी मना कर देता है। इसके बाद एनी सीधा विश्वास की मदद लेने जाती है जहाँ विश्वास सोल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ था, और वह इस बार एक कुत्ते को शेर के कपड़े पहना देता है कि इससे तो बंदर पक्का डरेंगे। जिस पर एनी समझ जाती है कि उसकी यहाँ पर मदद तो कोई नहीं करने वाला। इसके बाद विश्वास उस कुत्ते को लेकर त्यागी के पास लाता
आता है और ये आइडिया बताता है। साथ ही विश्वास कहता है कि अब त्यागी जी आप ही कुछ करिए और स्ट्राइक खत्म करवाइए। इधर हम एनी को देखते हैं जिसने अपने साथ कुछ वकीलों को और जोड़ लिया था ताकि स्ट्राइक खत्म करवा सके, और वो यहाँ नारे लगाने लगती है पर उसकी कोई सुनता ही नहीं। अब त्यागी और बैसला साथ में बैठे होते हैं जहाँ बैसला कहती है स्ट्राइक खत्म करवाओ, पर त्यागी कहता है कि सॉल्यूशन के बिना स्ट्राइक खत्म करूंगा तो मेरे चुनाव पर असर पड़ेगा और मैं हार भी सकता हूँ। इस पर बैसला कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो कभी वकील थी, पर वो घोष सीधा जज बनाए ना तो वो नहीं समझेगा। अब तो तुम्हें घोष से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो इन सब में अपनी टांग अड़ा रहा है। जिसके बाद त्यागी सोचता है कि घोष से बात कौन कर सकता है और वो मुंशी जी को उससे बात करने के लिए भेज देता है। तब मुंशी जी घोष से पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जिस पर घोष कहता है कि शंभू को इन्होंने लंगूर बना दिया, अब उसकी इज्जत कौन ही करेगा और ना ही उसकी शादी होगी। जिस पर मुंशी जी कहते हैं कि ऐसी कई नौकरियां हैं जो छोटी हैं पर उसमें पैसा अच्छा मिलता है तो हर कोई उसकी इज्जत करता है, और घोष को ये बात समझ आ जाती है। अब यह सुजाता और एनी स्ट्राइक को लेकर लड़ रहे थे, तभी वहाँ पर मिंटू आता है और बताता है कि स्ट्राइक खत्म हो गई। जिसके बाद वहाँ जज आकर अनाउंस करते हैं कि हमने शंभू को लंगूर बनना एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी अब सरकारी नौकरी लग चुकी है, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर हम एनी को देखते हैं जो चंदू से कहती है कि सॉरी मैं आपका काम नहीं करवा पाई, जिस पर चंदू कहता है कि अब तो बैंक वाले फसल लेकर चले भी गए और मुझे तो भरोसा था कि कोर्ट में कुछ भी नहीं होने वाला, जिससे एनी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में जहाँ जहाँ बंदर घूमते थे वहाँ शंभू लंगूर बनकर सबको डराता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बगई कुछ मजदूरों से एक प्लॉट को खाली करने की बात कर रहा होता है और कहता है कि सबको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसलिए चुपचाप पैसे लो और मजे से जियो। तभी वहाँ त्यागी आकर बगई को अपने साथ ले जाता है। फिर हम सुजाता को देखते हैं जिसके पास एक नया क्लाइंट बैठा था और वो बताता है कि मेरे गोलू के ऊपर मोलेस्टेशन का केस कर दिया है एक लेडी ने, क्योंकि गोलू ने उसे बस छोटी छोटी गालियां ही दी थी। सुजाता कहते कि मैं गोलू को बचा तो लूंगी लेकिन उसके 3000 रुपए लगेंगे, जिस पर क्लाइंट कहता है कि मैं 4 दूंगा, बस आप गोलू को बचा लीजिए। तभी हमें गोलू को दिखाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि तोता होता है और यही भयानक गालियां लेडी को दिया करता था। इसके बाद हम त्यागी को बगई के साथ देखते हैं जहाँ वो इसी केस के बारे में बात कर रहा था, कितने सस्ते में जेटली को प्लॉट मत दिलवाओ, थोड़ा अपना फायदा भी तो हो। असल में जेटली एक हाई कोर्ट का वकील है और वही उस लैंड के पीछे पड़ा है जिसे बगई सस्ते में खाली करवा रहा था। फिर त्यागी कहता है कि अभी हम ऊपर हैं और बगई ने जो जेटली के साथ सेल्फी ली थी, त्यागी कहता है कि देखना जेटली हमारे साथ सेल्फी लेगा, जिस पर बगई कहता है कि वो कैसे भी करके केस जीत जाएगा, लेकिन त्यागी कहता है कि मेरे पास 3 इक्के हैं, केस तो हम ही जीतेंगे। इधर हम विश्वास को देखते हैं जिससे मिलने उसकी होने वाली बीवी वर्षा और उसके पिता आए थे क्योंकि आज इनकी शादी की डेट तय होने वाली थी। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और विश्वास उसे वर्षा से मिलवाता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है। ये सुनकर एनी खुशी में उसे गले लगा लेती है और ये देखकर वर्षा को जेलसी हो जाती है। तब एनी के जाते ही वो कहती है कि मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। इधर सुजाता और उसका साथी बातें कर रहे होते हैं जहाँ वो केस लड़ने से मना करता है कि बगई को ही केस दे दो ना, लेकिन सुजाता मना कर देती है कि हम भी तो वकील हैं, उस बगई को मैं कोई केस नहीं देने वाली, इससे तो मैं ही लड़ूंगी क्योंकि ये केस बहुत ही छोटा है, एक ही हियरिंग में हम जीत जाएंगे। तभी माँ शंभू आज का लंच लेकर आता है जो कि त्यागी के ऑर्डर पर राजमा चावल बने थे विद एक्स्ट्रा अदरक। फिर यहाँ त्यागी मिंटू और बगई को अपना प्लान बताता है कि हमें जेटली के साथ क्या क्या करना है और वो बगई को उसके केस के लिए एक डॉक्यूमेंट भी देता है जिससे जेटली हार सकता है। फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को वीरेंद्र नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। अब केस के लिए जेटली कोर्ट आता है और वहाँ जेटली के आने से जज भी बहुत खुश थे क्योंकि इतना बड़ा वकील इस छोटे से कोर्ट में आया था। जिसके बाद केस शुरू होता है और वहाँ जेटली दलील देकर कहता है कि पैसे रेडी हैं, बस डील हो जानी चाहिए, लेकिन बगई मना कर देता है और कहता है कि किस बिहाफ पर जेटली इस केस को लड़ रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट में तो इनका नाम तक शामिल नहीं है, तो ये केस कैसे लड़ सकते हैं। और ये बात जज को भी वैलिड लगती है, इसलिए वो जेटली को तुरंत नए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कहते हैं कि अगर हमने केस आपको ऐसे ही लड़ने दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद अगली हियरिंग 12 बजे रखी जाती है। इधर हम वर्षा और विश्वास को देखते हैं जहाँ विश्वास उसे समझा रहा था कि यानी तो मेरी औकात के बाहर है, उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, पर वर्षा नहीं मानती और कहती है कि ये बात तुम खुद एनी से बुलवाओ। यहाँ आप सुजाता के क्लाइंट का केस चल रहा होता है जहाँ वो तोता फिर से उस लेडी को गंदी गंदी गालियां देता है और जज उसे बाहर कर देते हैं। तब उस लेडी का वकील पीपी कहता है कि उस तोते की सजा इसके मालिक को मिलनी चाहिए और उसे कटघरे में बुला लिया जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये लेडी तो उस लड़के की चाची है जिसे तोता गाली देता था। तब सुजाता सवाल उठाती है और पीपी एक ही बार में उसकी बोलती बंद कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि तुम जाकर कमीशन पर काम करो, ये केस वेस लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आता है और वो केस के लिए लंच के बाद का समय मांगती है। इधर लॉ एंड ऑर्डर वीरेंद्र से जाकर मिलते हैं और उसकी त्यागी से बात करवाते हैं और वो वीरेंद्र को एक काम करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जेटली का केस फिर से शुरू होता है और बगई अपना दूसरा इक्का फेंकता है जहाँ वो कहता है कि जेटली ने फ्रॉड किया है, जिसमें वो एक एफिडेविट दिखाता है कि 14 फरवरी को ये बना है और उसी दिन वेदांत नागरथ जिनका ये केस है उनके साइन भी हुए हैं, पर वो तो इस दिन दिल्ली से बाहर थे। फिर वो वेदांत की कुछ सोशल मीडिया की फोटोज दिखाते हैं जो कि 14 फरवरी को दिल्ली से बाहर घूम रहे थे, जिस पर जज कहते हैं कि ऐसा करो, इसके लिए आप छोटी सी एपोलॉजी लिख के हमारे कैबिन में आ जाओ, वरना इससे तो बाकी लोगों पर गलत असर पड़ेगा। और जेटली का केस फिर से अटक जाता है। तब उसकी नजर त्यागी पर पड़ती है जिससे उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। अब यहाँ
सुजाता सोचती है कि वो ये केस छोड़ देगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऐसे तो चेंबर भी नहीं मिलने वाला और वो केस की प्रिपरेशन करने चली जाती है। यहाँ विश्वास अब एनी से वर्षा के पास चलने को कहता है कि तुम ही चल के उसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा बता दो, लेकिन एनी कहती है कि मैं फालतू के काम नहीं करने वाली, जिस पर विश्वास उसकी कार की चाबी मांग लेता है कि अभी थोड़ी देर में लाता हूँ। अब यहाँ जेटली जैसे ही एपोलॉजी लेटर लेकर जज के पास जाता है तो पता चलता है कि जज के पेट में तो गैस हो गई थी क्योंकि उन्होंने राजमा चावल जो खा लिए थे, इसलिए वो घर चले गए और अब ये केस कल चालू होगा। ये देखकर जेटली गुस्से में सीधा त्यागी के पास चला जाता है और कहता है कि इस केस को खत्म करवा किसी भी तरह से। तब त्यागी कहता है कि मुझे 3 फेवर चाहिए, पहले ये बताइए कि ये महंगा कोट कहाँ से लिया क्योंकि मुझे भी लेना है। इसके बाद वो कहता है कि आपको बस अपने 375 वकीलों को मेरा मेल फॉरवर्ड करना होगा क्योंकि मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। जिसके बाद जेटली मान जाता है और तीसरा फेवर पूछता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। इधर विश्वास वर्षा और उसके पापा को एनी की कार चलाने के लिए देता है कि जाइए घूम के आइए, पर सब डर जाते हैं कि हम इतनी महंगी कार कैसे चलाएंगे। जिस पर विश्वास कहती है कि यही तो मैं समझा रहा हूँ कि एनी इस कार की मालकिन है, तो सोचो उसके सामने हमारी औकात ही क्या है, उससे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। जिससे वर्षा शादी के लिए मान जाती है। इधर अब सुजाता उस क्लाइंट का केस लड़ना शुरू करती है और कहते कि तोता तो सिर्फ नकल करता है, बोलता थोड़े है, और कानून तो ये कहता है कि आप किसी को मुंह पर गाली नहीं दे सकते, पर पीठ पीछे तो कुछ भी कह सकते हैं। और वो अपनी बातों से प्रूफ कर देती है कि ये लड़का अपनी चाची को गाली देता था लेकिन पीठ पीछे, और यही बात तोते ने सीख ली और उसने चाची के मुंह पर गाली दे दी। इससे मेरा क्लाइंट तो निर्दोष है और सुजाता ये केस जीत जाती है, जिससे पीपी का मुंह बंद हो जाता है। इधर त्यागी सारे मजदूरों को 7 लाख रुपए दिलवा देता है और वो जमीन जेटली के क्लाइंट को मिल जाती है। फिर यहाँ त्यागी बगई को एक सरप्राइज दिखाता है जहाँ पर उसके साथ जेटली ने खुद फोटो ली थी और यही तीसरा फेवर था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में एनी और सुजाता एक क्लाइंट की कोर्ट मैरिज करवाने आए हुए थे, जहाँ पता चलता है कि लड़का तो अकेला आया है और लड़की जेल में बंद है, जो कि लड़के ने पहले बताया ही नहीं था। यहाँ हम त्यागी के घर पर उसके जूनियर को देखते हैं, जहाँ मिंटू कहता है कि तेरे पापा आ रहे हैं और त्यागी थोड़ा सैड हो जाता है। अब सुजाता और एनी इधर सीधा लेडीज प्रिजन में जाते हैं, जहाँ की इंचार्ज बहुत कड़क थी और वो कहते कि जेल में शादी नहीं हो सकती, इसलिए कोर्ट मैरिज ही करवा दो। जिसके बाद ये लोग लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम लाजो था और वो कहते कि मैं कोर्ट मैरिज तो नहीं करूंगी, मुझे यही जेल में शादी करनी है क्योंकि फिर हमें थोड़ी देर के लिए कमरा मिल जाएगा और हमारा बच्चा हो पाएगा। पर इस बार वाली जेलर ने ये रूल ही बंद कर दिया। अब यहाँ त्यागी से मिलने उसके पापा आते हैं और हमें पता चलता है कि त्यागी का एक बेटा भी है। तब वह त्यागी अपने पापा से नॉर्मल बातचीत करता है और फिर चुप हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि एनी लाजो से पूछती है कि आप बच्चा जेल में कैसे पालोगी, जिस पर वो एक लेडी को दिखाती है जिसका जेल में बच्चा हुआ था और उसकी सब केयर करते हैं। इस साइड अब जब सब खाना खा रहे थे तब त्यागी के पापा कहते हैं कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो थोड़ा बच के रहना। फिर वो अपना एक कड़ा देते हैं कि ये मेरे कलीग ने मुझे दिया था जब मैं हाई कोर्ट का जज बना था और इस कड़े को मैं तुम्हें देता हूँ ताकि इस कड़े के वजन से तुम कोई गलत फैसला ना लो। ये सुनते त्यागी भड़क जाता है कि आपने सिर्फ अपना काम ही किया है, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप अपने काम में ही लगे रहे। फिर त्यागी कहता है कि आप मुझे बस ये कड़ा दे रहे हो, बल्कि आपके सारे कलीग ने अपने बच्चों को उनके करियर में भी सपोर्ट किया है और वो बिना ज्यादा मेहनत किए इतने बड़े आदमी बन चुके हैं और मुझे सब कुछ अपने दम पर हासिल करना पड़ा। इसी वजह से त्यागी आज तक अपने पापा से ज्यादा बातचीत नहीं करता। इसके बाद हम सुजाता और एनी को जेलर के पास देखते हैं जो कि लाजो की शादी जेल में करने को कहती है, लेकिन जेलर मना कर देती है कि यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि ये लोग उस लेडी के बच्चे का खर्चा भी ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। तब सुजाता और एनी बाहर आ जाते हैं और सुजाता एनी को नया आइडिया बताती है जिसके लिए वो त्यागी की हेल्प लेंगे, पर एनी मना करते हैं कि त्यागी हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन सुजाता कहते हैं कि तुम त्यागी सर को गलत समझ रही हो। फिर यहाँ त्यागी के पापा अपने घर जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को आजाद नहीं छोड़ेंगे तो वो कभी दौड़ना सीख ही नहीं पाएंगे, जिससे त्यागी को समझ आता है कि शायद इसलिए इन्होंने मेरा उस टाइम पर साथ नहीं दिया और मैं काबिल बन पाया। तभी त्यागी पर सुजाता का फोन आता है और वो उससे अपना कुछ काम करने के लिए कहती है। इसके बाद त्यागी कोर्ट के आदमी से बात करता है और विश्वास प्लान के अकॉर्डिंग बंगाली मेकअप किट लेने चला जाता है। फिर हम उस लड़के और लाजू की कोर्ट मैरिज का सीन देखते हैं जहाँ के आदमी से त्यागी ने बात की हुई थी। तब ये लोग कहते हैं कि लड़की बंगाली है, इसलिए उनके रिचुअल के हिसाब से ही उन्हें शादी करनी है और वो आदमी मान जाता है। अब वहाँ पुलिस वाली भी मौजूद थी जिससे विश्वास बाहर चल के चाय पीने के लिए कहता है, लेकिन लाजो को वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब जब लाजो बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाकर देखती है, तब वहाँ सुजाता लाजो बनकर खड़ी थी और लाजो तो अपने पति के साथ बाथरूम में इंटीमेट हो रही थी, जिसको पुलिस वाली रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग उसे कानून बताकर चुप करा देते हैं। फिर लाजो और उसका लड़का वहाँ बाहर आते हैं और उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इलेक्शन का प्रचार काफी जोरों शोरों से हो रहा है, जहाँ पर सुजाता देखते है कि एक लेडी वकील सागरिका भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। हालांकि उसकी जीतने के चांसेस कम है, पर वो त्यागी की वोट काट सकती है। तभी यहाँ कोर्ट में एक पुलिस वाला 2 वकील को मस्ती करते देखता है और गलतफहमी में उसे लाठी मार देता है, जिसके बाद पुलिस और वकील में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है। फिर जब त्यागी इलेक्शन के प्रचार के लिए जिलमिल कोर्ट पहुंचता है तो वहाँ पुलिस बताती है कि यहाँ तो प्रचार बैन है क्योंकि पुलिस और वकील की लड़ाई जो हो चुकी है। तब त्यागी सीधा काजमी साहब के पास जाकर कहता है कि महेंद्र फोरे जिलमिल कोर्ट से ही है, इसलिए
इसलिए वो मुझे वहाँ घुसने नहीं दे रहा ताकि मैं जीत ना जाऊँ। यहाँ पता चलता है कि ये ऑर्डर जज ने पास किया है जो कि महेंद्र का ताऊ है। तब काजमी कहते हैं कि ऐसा करो, जब तक पुलिस और वकील का मामला शांत नहीं हो जाता इलेक्शन ही पोस्टपोन कर देते हैं। पर त्यागी कहता है कि नहीं, अभी तो हमारा नाम चर्चा में है, इलेक्शन तो होकर रहेंगे। इधर सुजाता सागरिका की बिरादरी के मुखिया के पास चली जाती है जिसके केस त्यागी ही लड़ता था और वो कहते कि सागरिका आपकी बिरादरी की होकर त्यागी के वोट काट रही है, इसलिए जाकर उसे समझाइए कि अपना नाम वापस ले ले। यहाँ अपने ऑफिस में त्यागी झिलमिल में पार्टी रखने के लिए एक आदमी को हायर करता है ताकि वहाँ के लॉयर उसे वोट दें और इस साइड वो दोनों आदमी सागरिका के ऑफिस में उससे नाम वापस लेने के लिए कहते हैं और बाहर इन सब का ये तीनों ही वेट कर रहे थे। तब सागरिका उन दोनों को चप्पल से मारकर बाहर कर देती है और कहती कि मैं बिरादरी से नहीं डरती, जिसे देखकर ये तीनों भी छुप जाते हैं। अब सुजाता कहती कि एक काम दिया था त्यागी ने, वो भी मैं नहीं कर पाई, जिस पर एनी कहती कि आप इतना चुनाव के लिए पागल क्यों हो। तब सुजाता बताती कि मैं 15 साल से चैम्बर के लिए बैठी हूँ और इसी कारण मैंने शादी भी नहीं की। सोचा जैसे ही करियर सेट होगा शादी कर लूंगी, लेकिन अब करियर के चक्कर में उम्र भी निकल गई, इसलिए अब मुझे किसी भी हाल में चैम्बर चाहिए। फिर यह त्यागी ने जिसे पार्टी अरेंज करने के लिए कहा था वो आकर मना कर देता है कि मुझे वहाँ कुछ भी करने से मना कर दिया गया है, जो कि महेंद्र ने ही करवाया था। तब गुस्से में त्यागी सीधा झिलमिल कोर्ट के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ पुलिस वाला कहता है कि सर अगर आप अंदर जाओगे तो इस बार FIR मेरी हो जाएगी और पिछले वाले पुलिस का तो कोई केस भी नहीं ले रहा जिसने उस वकील पर हाथ उठाया था। जो सुनकर त्यागी वापस लौट जाता है। अब जब त्यागी अपने ऑफिस में बैठा तरीका सोच रहा था तभी लॉ बताता है कि जिस वकील के डंडा पड़ा था उसका केस महेंद्र लड़ रहा है ताकि सारे वकील उसे वोट दें। तभी त्यागी का दिमाग चलता है और वो पुलिस वाले का केस लड़ने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। इससे तो सारे वकील हमारे खिलाफ हो जाएंगे, पर त्यागी ने कुछ तो जरूर सोचा था। फिर इसके बारे में जानकर महेंद्र भी त्यागी का मजाक बनाने लगता है कि इसको तो हम अच्छे से हराएंगे। इधर एनी और सुजाता सागरिका से बात करने जाते हैं जहाँ एनी उसे अपने दादाजी के बारे में बताती है और ये नाम सुनते सागरिका कहती है कि मैं तो उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ। फिर एनी उसे अपना चुनाव से नाम वापस लेने के लिए कहती है कि आप जीत तो नहीं पाएंगी, पर सागरिका कहते कि मैं जीतूं या हारूं पर इनके वोट तो काटूंगी जरूर, क्योंकि त्यागी और महेंद्र दोनों में से ही कोई सही आदमी नहीं है, वो तो सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते हैं। अब इधर त्यागी पुलिस वाले का केस लड़ने झिलमिल कोर्ट पहुंचता है जहां उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। तब त्यागी अपनी दलील में पुलिस वाले की साइड लेने के बजाय वकील की साइड लेने लगता है और अपने बारे में प्रचार करके कहता है कि वकील का कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं उनके साथ ही वो हर वकील को इंश्योरेंस से लेकर सारी फैसिलिटी दिलाने की बात करता है। असल में त्यागी का प्लान था झिलमिल कोर्ट में इलेक्शन के लिए प्रचार करने का और उसने ये बहुत ही अच्छे से कर दिया था, जिससे उसके नाम के नारे लगने लगते हैं और महेंद्र चढ़ जाता है। अब ये सब बैठकर इलेक्शन की बातें कर रहे थे। तब सुजाता पर सागरिका का कॉल आता है और वो कहते कि मैंने इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि त्यागी ने पुलिस वाले का केस लड़के मेरा दिल जीत लिया। हालांकि सागरिका को अंदर क्या हुआ वो पता नहीं था। अब ये न्यूज सुजाता सबको बताती है और ये सोचते हैं कि त्यागी का जीतना तो पक्का है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ये लोग कल के बारे में बात कर रहे थे कि जीत की खुशी में हम क्या क्या करेंगे और सुजाता अपने चैम्बर की नेम प्लेट दिखाती है कि ये भी तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार ने काउंसलिंग के लिए कई सारे वकीलों के कैंप लगाए हुए हैं ताकि गाँव वाले फ्री में लीगल एडवाइस ले सके। तब वहाँ सुजाता की जगह एनी आई थी क्योंकि वो इलेक्शन में बिजी थी। अब एनी के पास वहाँ पर एक बाप और बेटी आते हैं जहाँ लड़की का बाप बताता है कि मेरी बेटी की 14 साल में शादी हो गई थी, पर अब 3 साल बाद वो लोग उसकी शादी कैंसिल कर रहे हैं और वो अपने लड़के की दूसरी शादी भी करवा रहे हैं क्योंकि उनका लड़का 21 साल का जो हो गया है, इसलिए वो एनी की मदद मांगते हैं। पर एनी तो यही सुन के हैरान थी कि लड़की बालिग ही नहीं है और उसकी शादी हो चुकी है। तब एनी कहते कि बाल विवाह इलीगल है, इसलिए लड़का या लड़की एडल्ट होते ही शादी कैंसिल कर सकते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर वो लड़की गुड्डू तो एनी की मदद मांगती है और एनी मान जाती है। इधर हम कोर्ट में देखते हैं कि वोट डल चुके हैं और वोट की काउंटिंग शुरू हो जाती है। तब वहाँ बातों बातों में महेंद्र और त्यागी की शर्त लग जाती है कि जो जीतेगा वो 100 रुपए देगा। यहाँ एनी अब एक पुलिस कंप्लेन लिखवाती है और गुड्डू के पिता को देकर कहती है कि इसे थाने में दे आइए, जिससे लड़की और लड़के को कुछ भी नहीं होगा पर उनके माँ बाप को जेल हो जाएगी। ये सुनकर तो वो आदमी ही डर जाता है कि कोई और रास्ता बताइए, हमें जेल नहीं जाना। इसके बाद ये लोग सीधा लड़के के घर जाते हैं और उसके पिता से बात करते हैं। तब लड़की का बाप कहता है कि लड़का बालिग हो चुका है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है, इसलिए हमें अपनी बराबरी की लड़की चाहिए, ये गुड्डू नहीं। तब गुड्डू कहते कि हमें शादी कैंसिल नहीं करनी है और वो लड़का भी यही कहता है, पर अपने पापा के डर से वो चुप हो जाता है। इधर अब चुनाव का रिजल्ट बताया जाता है जहाँ पर महेंद्र को 2087 वोट मिले थे और त्यागी को 2063 वोट मिले थे, जिससे त्यागी ये इलेक्शन हार जाता है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इधर अब एनु गुड्डू को समझाती है कि अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, कुछ बन जाओ, इससे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। पर गुड्डू कहते कि नहीं, हमने तो सब कुछ उन्हीं के साथ कर लिया और इससे एनी को आइडिया आता है। यहाँ हम एक बड़े जज को त्यागी की रिपोर्ट लेते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि ये त्यागी हर चीज में आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब जब त्यागी वॉशरूम में उदास होता है तब उससे महेंद्र मिलने आता है और उसको शर्त के 100 रुपए देता है, जिसकी गर्मा गर्मी में त्यागी महेंद्र को चाटा मार देता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तब पहले मिंटू महेंद्र को पीटने लगता है और फिर लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और वहाँ एनी हवलदार से गुड्डू के पति को पिटवा रही थी। फिर वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने माइनर के साथ संबंध बनाए हैं, जिस पर लड़के के पिता कहते हैं कि कैसे संबंध, वो तो उसकी बीवी है, कुछ भी कर सकता है। और इस
तरह से एनी गुड्डू को उसके पति से मिलवा देती है कि अब आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, वरना इस केस से तो आपका बेटा जेल चला जाएगा। इधर मुंशी जी त्यागी को समझा रहे थे कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इससे महेंद्र तुम सबके लाइसेंस कैंसिल करवा देगा क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट बन चुका है। पर त्यागी कहता है कि मैं सबका इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा और इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी त्यागी पर किसी जज सिकरी का फोन आता है और वो त्यागी की तारीफ करते हैं कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो और वो त्यागी को जज बनने के लिए ऑफर करते हैं। तब हमें समझ आता है कि ये वही जज थे जो कि अब तक त्यागी की हर बार रिपोर्ट लिया करते थे और उन्हें अभी तक महेंद्र के कांड के बारे में भी पता नहीं था। तब वो त्यागी को थोड़ा समय देते हैं कि सोचकर बताना और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें न्यूज दिखाते हैं कि परपटगंज में एक लड़की के साथ लड़कों ने लूटपाट की और उसे चाकू मार दिया, जिसके बाद हर कोई इसी केस की बात कर रहा था। फिर त्यागी मुंशी जी से पूछता है कि मैं जज बनने के लिए हाँ कहूँ या ना, जिस पर मुंशी जी कहते हैं ये तुम्हारा निर्णय है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद हम पीपी को देखते हैं जिसके पास पुलिस वाला उसी केस को लड़ने के लिए कहता है, पर पहले पीपी मना कर देते हैं क्योंकि उस पुलिस वाले ने एविडेंस न मिलने पर उसे एक बार पहले भी केस हरवा दिया था। लेकिन मुंशी जी के कहने पर पीपी केस ले लेता है। इधर त्यागी सोचता है कि मेरा काम वकील बन के अच्छा चल रहा है, मैं जज बनने के लिए मना कर दूंगा क्योंकि एक जगह बैठकर मैं बोर हो जाऊंगा। तब मिंटू कहता है कि एक बार घोष से पूछ ले, वो पढ़ लिख कर जज बना है, उसकी राय काम आएगी कि जज बनना चाहिए या नहीं। इधर पीपी को पुलिस वाले केस के लिए थाने का एक रूम देते हैं और कहते हैं कि आप यहीं से केस की तैयारी करिए और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और एनी भी थे। तब पुलिस वाला कहता है कि आपको जल्द ही चार्जशीट बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने जल्दबाजी में 4 दिन के बाद की डेट ले ली है, जिस पर पीपी उसे खूब सुनाता है। इधर त्यागी घोष से मिलते हैं और वह कहते हैं कि जज बनने में कुछ भी नहीं रखा, तुम वकील बनकर ही हमसे ज्यादा कमा लोगे, जिस पर त्यागी भी सोच में पड़ जाता है कि मैं अब बनूं या ना बनूं। फिर जब त्यागी वहाँ से जा रहा होता है तब उसे चीफ जज बैसला मिलती है और त्यागी उन्हें अपने ऑफर के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि मैं मना करने वाला हूँ। तब जाकर बैसला कहती है कि चल तुझे कुछ दिखाती हूँ और वो उसे बड़ी कोर्ट में लेकर जाती है। वहाँ वो जज होने का असली मतलब त्यागी को समझाती है कि हम ही है जो सच और झूठ समझ सकते हैं और ये बात त्यागी को समझ भी आती है। फिर त्यागी बाहर आकर बैसला से कहता है कि मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ, लेकिन वो कहते कि जब तू बनेगा ना तो इसके लायक भी बन जाएगा। इसके बाद त्यागी अपने पापा को दिया कड़ा पहनता है और जज बनने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम पीपी को देखते हैं जिससे वो डॉक्टर बताती है कि उस लड़की की बॉडी पर 2 लड़के के डीएनए मिले हैं, पर वहाँ तो 3 लड़के थे, एक का डीएनए नहीं मिला। पर पुलिस वाला कहता है कि लड़की ने खुद ही कहा था कि वहाँ पर वो लड़का भी था, जिस पर पीपी वहाँ लड़के के फिंगरप्रिंट के साथ सबूत प्लान करने के लिए कहते हैं और ये बात एनी को सही नहीं लगती और वो कहते हैं कि हम झूठे मूठे सबूत नहीं यूज कर सकते और वो गुस्से में चली जाती है। तब उसे रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर आते हैं और एनी उन्हें भी हड़का देती है कि राजू क्या पता निर्दोष हो। तब ये बात वहाँ बैठी लेडी सुन लेती है और वो एनी से आकर बात करती है कि मैं राजू की माँ हूँ। फिर वो बताती कि मैं राजू को नहीं बल्कि उसके छोटे भाई को बचाने आई हूँ क्योंकि राजू से ज्यादा समझदार है और जब पुलिस वाले राजू को पकड़ने आए तो इसने चाकू छुपा लिया, यानी कि राजू भी गुनहगार ही था। और ये सोचकर एनी के होश उड़ जाते हैं कि पीपी और पुलिस वाले सही थे। वो लेडी कहती कि राजू को जो चाहे वो सजा दिलवा दो, पर मेरे छोटे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए एनी मान जाती है। फिर एनी सीधा वो चाकू लेकर पीपी पर जाती है और ये केस पूरा तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर एक कानमेलिया आता है जो कि पीपी का काफी टाइम से क्लाइंट था, लेकिन पीपी उसके केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अब हम पीपी और एनी को साथ में देखते हैं जहाँ पीपी एनी को लॉ के बारे में बताता है कि ये सब ऐसे ही चलता है। साथ ही वो अपने उस कानमेलिया क्लाइंट के बारे में बताता है कि इसका मिट्टी का घर था जो कि दंगे के कारण टूट गया और आज तक ये मुआवजा पाने के लिए भटक रहा है, लेकिन मुझे इतना समय नहीं लगता कि मैं प्रॉपर इसका केस लड़ सकूं। तब एनी कहती है कि इसका केस मैं लड़ लेती हूँ ना, और पीपी मान जाता है, जिसके बाद एनी को उसका पहला क्लाइंट मिल जाता है। फिर हमें न्यूज दिखाते हैं जहाँ पीपी ने उस लड़की का केस जीत लिया था। इधर अब त्यागी जज बनने के लिए रेडी था और वो अपना चैम्बर सुजाता को दे देता है कि आज से तुम ये संभालोगी। साथ ही वो लॉ एंड ऑर्डर को एसोसिएट्स बना लेता है जो अब अपने अंडर इंटर्न रख सकते थे। साथ ही वो मिंटू को बार का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देता है जो कि अभी भी त्यागी ही था। फिर हम देखते हैं कि त्यागी ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं और वो जज बन चुका है, जिसके बाद सब लोग उसके सामने सर झुकाते हैं और त्यागी जज बनने की जिम्मेदारी को महसूस कर पाता है कि अब उसे कैसे रहना है। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों ये वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है, जिसके हर एपिसोड को देखने में मजा आता है। आपको अब अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा और अगर आपको हाल ही में आई सनफ्लावर वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।